नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, इन दिनों हम पढ़ रहे हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। पिछली कक्षा में हमने भाषा के बारे में जाना कि भाषा क्या है, भाषा के रूप कौन कौन से हैं और उन रूपों के उदाहरण भी हमने देखे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे लिपि। जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा, लिपि और व्याकरण के अंतर्गत लिपि। जी, लिपि। अब देखिए, लिपि क्या होती है। हम अक्सर अपनी भाषा के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हमने सीख रखी है, जिसको लिखना पढ़ना हम जानते हैं, उसके बारे में हम इतने सक्षम हो गए हैं पढ़ लिख कर कि अगर उस भाषा में कहीं कुछ लिखा हुआ हमें दिखा तो हम पहचान लेते हैं कि भाई ये इस भाषा में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा है, ये अंग्रेजी में लिखा है, ये संस्कृत में लिखा है, ये मराठी में लिखा है। ये भाषाएं अगर हम जानते हैं तो हम पहचान लेते हैं कि भाई ये जो लिखावट है वो इस भाषा में लिखी गई है। अब कैसे पहचानते हैं भाई? ऐसा होता है ना, अब अगर हम हिंदी भाषी प्रदेश के रहने वाले हैं और अगर हम कहीं और देश के अन्य राज्यों में चले गए जहाँ की भाषा हिंदी नहीं है, कोई और भाषा है, मलयालम है, बांग्ला है, पंजाबी है, ये सब भाषाएं हैं और उनके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, तो भी बोर्ड में लिखी हुई जो चीज़ें हैं, कहीं पर भी समाचार पत्र में या कहीं पर भी पुस्तकों में कुछ भी लिखित रूप में हमारे सामने जब आ रहा है ना, तो हम ये तो समझ जाते हैं कि ये इस भाषा की लिखावट है। अगर थोड़ा बहुत भाषा की लिपि के बारे में जानते हैं तो जैसे हम पंजाबी लिखा हुआ है तो पहचान लेते हैं, उर्दू की लिखावट को पहचान लेते हैं। ये नहीं पहचान पाते भले ही कि ये क्या लिखा है, लेकिन इतना पहचान लेते हैं कि भाई ये किसी विशेष भाषा के बारे में कुछ लिखावट है। कैसे पहचानते हैं बताइए तो ज़रा। भाई सीधी सी बात यह है कि अगर हिंदी में कुछ लिखा हुआ है तो हम पढ़ पाते हैं क्योंकि वो निश्चित चिन्हों के माध्यम से लिखा गया है। अंग्रेजी में A to Z जो अल्फ़ाबेट हैं उन्हीं के माध्यम से कुछ लिखा जाता है, वो भी हम पहचान लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी लिखित रूप को जब हम देखते हैं भाषा के, तो हम ये पहचानते हैं कि ये हमारी ये भाषा हो सकती है। हम इस प्रदेश में आए हैं तो ये लिखावट जो है, पंजाब में चले गए, लिखा हुआ सब पंजाबी में, लिखा गुरुमुखी में लिखा हुआ है, हम पहचान लेते हैं भाई ये गुरुमुखी है। और ये बांग्ला में लिखा हुआ है, ये उर्दू में लिखा हुआ है, अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। कैसे पहचानते हैं? जी हाँ, भाषा के लिखित रूप को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, निश्चित चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जो उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। है ना सिंपल? देखिए, लिपि क्या है ये अगर हम जानने जाएं तो भाषा को जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। तो जब हम बोल रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है तो ये तो वैचारिक आदान प्रदान हो गया, लेकिन लिखित रूप में अगर वैचारिक आदान प्रदान करना है तब क्या करेंगे हम? तब हमको लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए क्या होगा? कुछ चिन्हों की जरूरत पड़ेगी। तो भाषा बोलते समय हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकल रही हैं ना, उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें हम लिपि कहते हैं। जी हाँ, या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि भाषा के लिखित रूप को व्यक्त करने के लिए जिन निश्चित, हमेशा वही रहेंगे, निश्चित है, निर्धारित है, बदलते नहीं रहेंगे कि व्यक्ति ने बदल दिया, किसी देश ने बदल दिया, किसी राज्य ने बदल दिया, ना, ऐसा नहीं होगा। जो चिन्ह है वो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, पूरी दुनिया के लिए वही चिन्ह है। तो वो जो निश्चित चिन्ह है उनका जो प्रयोग किया जाता है उसी को हम कहते हैं लिपि। ठीक है ना? तो देखिए, अब भाषाएं तो बहुत सारी हैं हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में ही इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तभी तो हमारे देश के बारे में कहा जाता है पूरी दुनिया में कि यहाँ गंगा जमुनी संस्कृति है। भाषा के मामले में, रीति रिवाज के मामले में हम लोग इतने सारे धर्म के, इतने सारे भाषाभाषी लोग मिलजुल कर रहते हैं ना,
कितनी सारी भाषाएं बोलते हैं हमारे देश में। इतनी तो कहीं भी किसी देश में इतनी सारी भाषाएं नहीं बोली जाती जितनी हमारे हिंदुस्तान में बोली जाती है, हमारे भारत में बोली जाती है। तो चलिए अपने देश की भाषाओं के साथ साथ कुछ मुख्य विदेशी भाषाओं के बारे में भी जान लेते हैं, उनकी लिपि के बारे में भी जान लेते हैं जी। भाषाएं और लिपियां, अलग अलग भाषाएं कौन कौन सी हैं, उनकी लिपियां कौन कौन सी हैं, उनकी लिपि को क्या कहते हैं, ये हम जान लेते हैं। तो चलिए, जैसे हमने एक तरफ लिख लिया है भाषा और लिपि, ये टेबल बना लिया है हमने पहले जैसे हमने देखा अंग्रेजी विश्व भर में बोली जाने वाली, समझी जाने वाली भाषा है। तो ये जो भाषा है इसकी जो लिपि होती है ना, वो है रोमन लिपि जी। अंग्रेजी भाषा को जिस लिपि में लिखा जाता है वो कहलाती है रोमन लिपि। ऐसे ही उर्दू जी, उर्दू जो है उस भाषा को हम जिस लिपि में लिखते हैं वो उसकी लिखावट, उसकी लिपि है फारसी। ठीक है, उर्दू की लिपि है फारसी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। अब पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि कहलाती है गुरुमुखी। ठीक है, पंजाबी भाषा जो होती है वो गुरुमुखी लिपि में होती है। अब हमारी हिंदी के साथ साथ दो अन्य भाषाएं भी हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। वो कौन कौन सी भाषाएं हैं आइए देखते हैं। हमारी हिंदी है, हमारी संस्कृत है और मराठी है। ये जो तीन भाषाएं हैं वो लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में जी। देवनागरी कौन कौन सी भाषा, हिंदी, संस्कृत और मराठी। ये तीनों ही भाषाएं जब लिखी जाती हैं तो इनकी लिपि जो होती है वो होती है देवनागरी। तमिल, हमारी तमिल भाषा जो है उसकी लिपि तमिल ही कहलाती है। ऐसे ही बांग्ला जो भाषा है वो बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। कश्मीरी भाषा जो है ना वो पश्तो, जी हाँ देखिएगा, कश्मीरी भाषा जो है उसकी लिपि है पश्तो और अरबी। तो आपने देखा कि कितनी सारी भाषाएं हैं। ये तो मैंने कुछ भाषाएं ली हैं। जितनी भी भाषाएं हैं जिनको हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं उनकी लिपि होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम जो बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, उसके लिए तो लिपि की ज़रूरत नहीं है, उसका ज्ञान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं मानती हूँ, है ना। अगर हमने बोलकर सुनकर विचारों का आदान प्रदान करना है तो लिपि के बिना भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम लिखित रूप में भाषा का आदान प्रदान करने जा रहे हैं, या तो लिख रहे हैं या तो पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए लिपि का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो लिपि का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बोलचाल में तो चलिए आप बोलकर सुनकर एक दूसरे से वैचारिक आदान प्रदान कर लेते हैं, लेकिन उस भाषा को अगर आप लिखकर या पढ़कर एक दूसरे को समझाना या समझना चाहते हैं तो उसके लिए लिपि का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो लिपि बहुत आधारभूत व्याकरण की एक इकाई है जिसके बारे में हम सभी को बहुत अच्छे से ज्ञान होना ज़रूरी है। इसीलिए तो जब कोई भी भाषा की प्रारंभिक कक्षा होती है, छोटे छोटे बच्चों को किसी भाषा से शुरुआती दौर में परिचित कराया जाता है, तो सबसे पहले उसकी सबसे छोटी इकाई, जैसे हमारी हिंदी की वर्णमाला, जैसे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट, उनसे शुरुआत होती है। और फिर धीरे धीरे मात्राएं कैसे होती हैं और फिर दूसरा व्याकरण धीरे धीरे वो सीखते जाते हैं। और भाषा को जितने अच्छे से बोलते हैं, जितने अच्छे से समझते हैं, उतने ही अच्छे से लिखना और उतने ही अच्छे से पढ़ना भी सीखते हैं। किसके ज़रिए? भाषा के ज़रिए। और भाषा में किसके ज्ञान के ज़रिए? लिपि के ज़रिए। तो है ना चेन, वो आपकी अगली कड़ी के रूप में आपके सामने आएगी जिसमें है व्याकरण। तो भैया देखिए, भाषा हमने सीख ली, भाषा के बारे में हमने जान लिया, है ना। और भाषा के बाद हमने लिपि के महत्व को भी जान लिया कि किसी भाषा के लिए लिपि का होना कितना ज़रूरी है। भाषा भी आ गई, लिपि भी आ गई। अब व्याकरण का क्या? व्याकरण का भी कुछ है भाई, तो देख लेते हैं व्याकरण के बारे में। जी मेरे प्यारे बच्चों,
भाषा, लिपि और व्याकरण के अंतर्गत अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण। जी हाँ, व्याकरण। अब व्याकरण क्या है? तो देखिए, जब भी हम कोई भाषा लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो हमें क्या करना होता है? उस भाषा के व्याकरण के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों की जानकारी हमें अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है, शुद्ध तरीके से भाषा को बोलने के लिए, भाषा को लिखने के लिए या भाषा का अध्ययन करने के लिए। अगर हमें व्याकरण की जानकारी नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो हम भाषा को शुद्ध तरीके से ना बोल सकते हैं, ना उसे पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। तो व्याकरण बहुत ज़रूरी है कि हमें उसके बारे में सारा ज्ञान हो, सारी जानकारी हो, हमें उसके नियमों की जानकारी हो, उसके नियमों का पता हो। अब देखिए, व्याकरण क्या है? सार्थक शब्दों और वाक्यों का निर्माण करने के लिए नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र जी व्याकरण कहलाता है। भाई देखिए, शब्द हैं लेकिन सार्थक नहीं है, उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। वाक्य है लेकिन वाक्य बेसिर पैर का है, उसका जो अर्थ है, जो कहना चाह रहे हैं, जो बोलना चाह रहे हैं, जो वो हम समझा नहीं पा रहे हैं, नियमों से अलग ही कहीं भाग रहा है वो शब्द या वो वाक्य, तो वो व्याकरण सम्मत नहीं है। और व्याकरण सम्मत नहीं है यानी त्रुटिपूर्ण है, और त्रुटिपूर्ण है यानी हमारी भाषा शुद्ध नहीं है। तो भाषा को शुद्ध बनाने, भाषा को अध्ययन के योग्य बनाने और लिखने पढ़ने में उसके उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए हमें क्या जानना ज़रूरी है? जी हाँ, हमें उस भाषा के व्याकरण के नियमों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो व्याकरण के नियमों की जो जानकारी मिलती है ना, वही जो है उसके ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र है वो ही व्याकरण है, भाषा के नियमों का ज्ञान कराने वाला। ठीक है, तो देखिए, शुद्ध उच्चारण, भाषा के अध्ययन, लेखन में व्याकरण के नियमों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने अभी कहा, अगर हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं है तो हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और उसका अध्ययन भी करने जाएंगे तो समझेंगे नहीं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान बढ़ाने की बात हो रही है भाई। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। नेहा पाठ याद कर रहा है। अब बताइए, क्या ये वाक्य सही है? जी हाँ, मैंने कहा नेहा पाठ याद कर रहा है। ये शुद्ध है, सही है। व्याकरण सम्मत दृष्टि से क्या आपको ये वाक्य सही लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? तो क्या गलती है इसमें? इसमें नेहा पाठ याद कर, भाई नेहा तो स्त्रीलिंग है और उसके साथ तो कर रही है होना चाहिए, कर रहा है नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे गलती क्या हुई है? लिंग को यहाँ पर गलत लिखा गया है, लिंग की त्रुटि है। ठीक है, ये त्रुटि जो है लिंग आधारित त्रुटि है। इसको सुधार के हमने लिखा नेहा पाठ याद कर रही है। ठीक है, तो हम इसको क्यों सुधार पाए? हम इसको इसलिए सुधार पाए क्योंकि हमें व्याकरण की जानकारी है। अगर व्याकरण की जानकारी नहीं होगी तो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कर लेंगे। वो हमने लिंग की कक्षा जब ली थी तो इस पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी, देख लीजिएगा आप लोग जाकर उसे। तो ये देखिए, ये लिंग की त्रुटि है। भाई व्याकरण में तो तमाम चीज़ें आएंगी, लिंग है, वचन है, संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है, क्रिया है, विराम चिन्ह है, बहुत कुछ है। बढ़ेंगे धीरे धीरे आगे और तमाम चीज़ों को आपके लिए रोचक और सरल तरीके से बताने की कोशिश मैं करती आई हूँ, करती रहूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह देख लीजिए, मैंने कारक की बात की थी, राम गाय घास खिलाई। कुछ अर्थ समझ में आया आपको? मुझे भी नहीं आया। आपको नहीं आया ना? मुझे भी नहीं आया। भाई क्या बोल रहा है ये? राम गाय घास खिलाई। अब यहाँ कुछ चीज़ मिसिंग है। जिसको कारक के बारे में पता है, जिसको भाषा की अच्छी जानकारी है, व्याकरण की जानकारी है, वो तुरंत पहचान देगा भाई यहाँ एक चीज़ मिसिंग है। और हाँ, और यहाँ एक चीज़ मिसिंग है।
ये कारक चिन्ह जो होते हैं वो मिस किए गए हैं यहाँ पर। तो राम ने गाय को घास खिलाई, यहाँ पे कारक चिन्ह जो थे वो नहीं थे, कारक चिन्ह नदारत थे। तो ये त्रुटि थी इसमें, चिन्ह है ना, कारक चिन्ह नहीं थे। कारक चिन्ह के बिना ये वाक्य था तो ये वाक्य अर्थ को संप्रेषित नहीं कर पा रहा था, व्याकरण संबंधी इसमें कमी रह गई थी। जब हमने कारक चिन्ह लगाकर वाक्य को फिर से लिखा, राम गाय घास खिलाई, इससे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब हमने लिखा राम ने गाय को घास खिलाई, तो भाई समझ आ गया, राम ने जो गाय रही होगी सामने उसको घास खिलाई है भाई। तो इस तरह से हमने ये देखा कि व्याकरण को अगर हमें अच्छे तरीके से समझना है तो उसके तमाम जो सारे जो टॉपिक हैं, सारे जो बिंदु हैं, सारे जो विषय हैं, उसको समग्र रूप से समझ लेते हैं। तो अब हमने ये जाना कि किसी भी भाषा को अच्छे से समझने के लिए, लिखने बोलने में सक्षम बनने के लिए हमें उस भाषा के व्याकरण के नियमों की सारी जानकारी और सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं हूँ ना, धीरे धीरे बेसिक से लेकर माध्यमिक और फिर हायर लेवल तक हम जाएंगे। और उसके बाद और भी अगर आप जो चाहते हैं मुझे बता दीजिएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए उस टॉपिक को, उस बिंदु को लेकर मैं आपकी सेवा में आ जाऊं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अनुमति दीजिए हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।